कि आप 2026 में ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। रैंडम इमेज, फिर अगेन सर्कल घूमता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड टॉप, राइट हैंड साइड, राइट हैंड कॉर्नर, इन द सेंटर। मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ दी है, पर ऐसे में पूरा सर्कल घूम के फिर सेंटर तक जाता हूँ और फिर एक ओवरऑल ब्रीफ दे देता हूँ। नोटबुक के अंदर अभी तो आंख बंद करके हेडफोन लगा के ये S1 ने बोला, ये S2 ने बोला, ये S3 ने बोला, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर मैं ऐसे राइटिंग खुद लिखता हूँ, मैं SST खुद लिखता हूँ, समराइज खुद करता हूँ, मैं ग्रामर मिस्टेक कम ही करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी होती नहीं है, तो फिर भी मेरा राइटिंग में स्कोर कम क्यों आया। हेलो माय डियर पीटी कम्युनिटी, पीटी स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब पे देखने वाले लोग, सब लोग अगर आप इस वीडियो पे आए हैं यानी आपको ये क्लैरिटी चाहिए पहले तो कि टेम्पलेट चलते हैं कि नहीं चलते, टेम्पलेट क्या, स्ट्रक्चर क्या, और ये टेम्पलेट अभी चलेगा 2026 में चलेगा, उसके बाद भी चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। तो ये वीडियो में मैं आपको सारे जितने भी टॉपिक हैं जिनमें स्ट्रक्चर, टेम्पलेट जो कह लो, जो चलता है वो मैं देने वाला हूँ। इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर एंड अपकमिंग मैनी ईयर्स। ओके, क्योंकि टेम्पलेट क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है या कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी एक ऐसे राइटिंग के वीडियो में दे चुका हूँ, आप उस पर डिटेल में जा सकते हैं। आप ये बात समझना कि एक तरीका, ओके, एक तरीका, जैसे हम बात करते हैं डिस्क्राइब इमेज की। सबसे पहले डिस्क्राइब इमेज के अंदर कोई भी इमेज आपको अगर दी जाए तो इमेज किस बारे में है, उसका कंटेंट क्या है और उसमें से ओवरऑल क्या कुछ सार निकल रहा है, ओके, वो होता है उसका एक स्ट्रक्चर। अब उसमें क्या फिक्स लाइन हो सकती है, यस ऑफ कोर्स हो सकती है, क्योंकि इन द एंड कंटेंट तो मैटर करने ही वाला है, लेकिन साथ में स्पीकिंग के अंदर हमें फ्लुएंसी भी मेंटेन रखने की रहेगी। फ्लुएंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन पीटी स्पीकिंग। ओके, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू विथ सम फिक्स लाइन्स विच यू कैन यूज़ इन दीज ऑल टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स हैं, ओके, जैसे कि डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, समराइज ग्रुप डिस्कशन, रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, समराइज रिटन टेक्स्ट, ऐसे राइटिंग, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ओके, इनके क्या तरीके हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज एग्जाम के अंदर मिनिमम 5 मैक्सिमम 6 आएगी, जिसमें से बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट ये मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है। तो सबसे पहले बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का एक फिक्स तरीका अपन आज ही डिसाइड कर लेते हैं, एंड ये तरीके से कितना स्कोर आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो आपको दिख रहा है बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का एक स्ट्रक्चर, जिसमें पहली लाइन ये रहेगी, द फॉलोइंग बार ग्राफ गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो भी टाइटल होगा आपको वो समझाना है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट समथिंग सच एज 1 2 3, 3 से ज़्यादा एलिमेंट मत बोलना, भले एक्स एक्सिस में बहुत सारे सपोज ईयर्स दे रखे हैं तो आप 2001, 2002, 2003, 4, 5 सारे नहीं बोलने हैं, कोई भी 3 एलिमेंट बोलने हैं। वाई एक्सिस के अंदर भी वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्या, और उसमें 3 एलिमेंट, 3 से ज़्यादा एलिमेंट आपको नहीं बोलने। फॉर एग्जाम्पल वाई एक्सिस रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स सच एज 5, 10 एंड 15। ओके, इतना आपको बोलना है। आपको 25 सेकंड्स तैयारी के मिलते हैं। 25 सेकंड्स में आपको 4 वैल्यू याद रख लेने की है। ओके, 4 वैल्यू आपको ढूंढ लेनी है कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हायर वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोअर वैल्यू कौन सी है। 4 मैं सोचूंगा कि हाईएस्ट वैल्यू तो चलो अपने को एक टाइम पे पता चल सकती है, बाकी 3 एक टाइम पे गलत भी हो जाएगी, तो घबराना नहीं, अटकना नहीं, घबराना नहीं, अटकना नहीं, ये चीज़ का आप खास ध्यान रखना। ट्राई करना कि वो वैल्यू सही निकले, अगर नहीं पता चलते इट्स फाइन, कोई भी 4 नंबर उसके अंदर जो दे रखे हो वो आपको यूज़ करने हैं। सो द हाईएस्ट वैल्यू इन द गिवन ग्राफ इज दिस एंड द लोएस्ट वैल्यू इज दिस। डैश इज हायर एज कंपेयर टू डैश, वेयर एज डैश वैल्यू इज लोअर एज कंपेयर टू दिस। Different color represent different things, such as something is representing this color and this color is representing something else. Okay, ये लाइन हमारी 8th पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है ओवरऑल द गिवन बार ग्राफ, लाइन ग्राफ जो भी दिया हो उसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, फ्लक्चुएटिंग, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, या एक और आप कुछ नहीं सूझता तो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ओके, प्रैक्टिकल एक थोड़ा यूज़ करके देखते हैं इसको। अब बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट बोलने के लिए आपको, या पूरा डिस्क्राइब इमेज बोलने के लिए आपको 40 सेकंड्स मिलते हैं। आपको बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट कम से कम 30 to 35 सेकंड्स के बीच में बोलना है। पूरा 40 सेकंड नहीं बोलोगे चलेगा, लेकिन 30 सेकंड से तो ज़्यादा ही बोलना। ओके, तो हम एक स्टॉप वॉच भी साथ में हाथ में रखेंगे ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो कितने सेकंड कवर हो पाता है देखते हैं। चलो 1 2 3 स्टार्ट। द फॉलोइंग बार ग्राफ गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रोथ रेट। On the x-axis, many countries are given, such as Australia, USA, and India. On the y-axis, many numbers are given, such as 10, 20, and 30. The highest value is 32, and the lowest value is 12. 29 is higher as compared to 28, whereas the lower value is 13 as compared to 14. There are different colors given, such as orange color represents 2023, blue color represents 2022, and green color represents 2020. Overall, the given bar graph about growth rate is very informative.
32 सेकंड के आसपास। स्टॉप का टाइम अगर मैं 1 सेकंड कम कर दूं तो इट इज़ मोर देन 30 सेकंड। 30 टू 35 सेकंड के बीच का आपको ये वैल्यू रखना है। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से बोलोगे, जो मैंने टोन कहा उस टोन को आप बोलोगे, यू विल श्योरली गेट द स्कोर इन बार ग्राफ। ये स्कोर आपको फुल स्कोर ही देगा। ओके, आप याद रखना, इसमें फ्लुएंसी ज़्यादा मैटर करेगी कंटेंट से। तो ये स्ट्रक्चर, ये तरीका आप यूज़ करके आप एग्जाम के अंदर बार ग्राफ और लाइन ग्राफ में ऐसा कैसा करके आ सकते हैं। ये जो इमेज दी गई है ये है लाइन ग्राफ। मैं चाहता हूँ कि ये टास्क आप मेरे साथ करें। इसमें मैं सिर्फ स्ट्रक्चर या टेम्पलेट बोलूँगा, आपको उसके अंदर फिल खुद करना है। ओके, तो जहाँ पे जो फिल करने वाली बात आएगी वो आप खुद भरेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, on the x-axis dash are given such as, on the y-axis many numbers are given such as. From the graph it can be said that the highest value is and the lowest value is, dash is the higher value whereas dash is the lower value as compared to. Different colors are used to represent different years such as dash color represents and dash color represents. Overall the given line graph is very. ओके, ये जो मैंने ब्लैंक्स जहाँ पे रखी, जहाँ पे पॉजेस रखा, उतना आपको फिल करना है। बाकी जो मैंने कहा उतना हर बार आपका फिक्स होगा, चलेगा। ओके, दिस वाज बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पाई चार्ट। जो आपने बार ग्राफ और लाइन ग्राफ का टेम्पलेट या स्ट्रक्चर याद कर लिया है, वही तरीका पाई चार्ट में चलेगा, लेकिन उसके अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होता है। आपको उसकी जगह कहनी पड़ेगी कैटेगरीज। चलो उसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। सो द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पे आपको टाइटल ऐड करना है। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज गिवन। पाई चार्ट के अंदर कैटेगरीज आपको दे रखी होगी, सच एस कोई भी 3 कैटेगरी आपको उसके अंदर कहनी है। द हाइएस्ट वैल्यू फ्रॉम द पाई चार्ट इज एंड द लोएस्ट वैल्यू इज dash is compared to dash whereas dash is a lower value as compared to dash. Different colors are used to represent different categories such as dash color represents dash and dash color represents dash. Overall the given graph is very informative. Okay, चलो अब एक एग्जांपल के साथ करते हैं, वापस टाइमर स्टार्ट करते हैं। So the given pie chart gives information about types of consumers. There are different categories given such as vegetarian, eggetarian and non-vegetarian. From the graph it can be said that the highest value is 49.2 and the lowest value is 7.4. Vegetarian is 12.3 which is a lower value as compared to eggetarian which is 31.1 which is a higher value. Different colors are used to represent different categories such as blue color denotes non-vegetarian, orange color denotes vegan and green color shows eggetarian. Overall, the given pie chart about type of consumers is very informative. सही जा रहे हैं अपन, ओके, सही जा रहे हैं अपन। टाइम भी सही जाएगा, तरीका भी सही जाएगा, आपको सॉर्ट हो जाएगा काम। ओके, सो ये पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, ये 3 के लिए आप इस तरह फॉलो करिएगा। मैप में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि मैप में कई बार ज़्यादा आंकड़े दिए नहीं होते, ज़्यादा चीज़ें दी नहीं होती है, तो कुछ फिक्स लाइंस मैंने रखी है। इसमें से आप 1 या 2 लाइन कम करना चाहें तो कर सकते हैं। द मैप गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट, मैप किस बारे में है। मैप इज़ कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, कैटेगरीज वो डिपेंड करेगा मैप के अंदर क्या दे रखा है। अगर वर्ल्ड मैप दे रखा है तो डिफरेंट पार्ट्स आएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ दी है कि कहाँ पे कौन सा वीट या कौन सी गेहूँ कहाँ पे ज़्यादा उगती है या ऐसा टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वो कैटेगरीज के अंदर आएगा, वो उस टाइम पे डिसाइड करना। फिर मैंने जैसे कैटेगरी दिया तो पहली कैटेगरी क्या, दूसरी कैटेगरी क्या और तीसरी कैटेगरी क्या, वो दिया है। फिर या तो एलिमेंट हो या कलर हो जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को। अगेन कोई एलिमेंट कलर जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को। अगर कुछ सेंटर, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी लिखा हुआ हो तो वो सब आपको बोलना है। इन द सेंटर, ऑन द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। कॉर्नर में कुछ दिया हो तो वो वहाँ पे, जहाँ पे दिया हुआ हो वहाँ पे वो बोलना है। एंड ओवरऑल द गिवन मैप अबाउट, जो भी आपका टॉपिक है वो यहाँ पे बोलना है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। So this map gives information about the distribution of harlequin ladybird in England. The map is categorized into 2 categories. One is 2004 and second is 2005. Red dots represent the distribution in 2004, whereas black dots represent the distribution in 2005. England is written in center. North Sea is maintained on the right hand side. In the corner, the source is given. Overall, the given map about the distribution of the harlequin ladybird is very informative. अब यहाँ पे ना मैं नॉर्थ सी के साथ है ना मेंटेन्ड बोल गया गलती से, मेंशन्ड की जगह, चलेगा, ठीक है। इतना चिंता मत करना कि एक आधा वर्ड गलत हो गया ना, आप फ्लुएंसी ब्रेक मत करना, क्या फ्लुएंसी ब्रेक मत करना आपकी। ऐसे एक आधा वर्ड फंबल हो जाता है या थोड़ा सा घबरा जाते हो ना, ठीक है, इट्स फाइन,
ओके, यू डोंट नीड टू स्टिक एग्जैक्टली टू द टेम्पलेट, बस एक बेस इसे ध्यान में रखो और एलिमेंट्स 25 सेकंड्स में देख लो और इसके अंदर फिल कर दो। ओके, दैट वाज मैप फॉर यू ऑल। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट जो भी आपका टाइटल हो। फ्लो चार्ट में स्टेप्स होते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आता है, सेकंड स्टेप आता है, उसके बाद जो स्टेप आता है, फ्लो चार्ट उसके बाद कहाँ जाता है, फर्दर मोर डिपेंड करता है कितने स्टेप का है। ओके, इसको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ लेते हैं, स्क्रीनशॉट पे स्क्रीनशॉट लेते रहना, आपको ये आगे जाके काम लगने वाला है। The following flowchart gives information about the food chain. It begins with green plants receiving energy from the sun. Next, the second step occurs, moving the process forward. The process then leads to next step. The flowchart moves to secondary consumers. Furthermore, it proceeds to tertiary consumers. The process then continues to consumers and predators. Finally, the flowchart reaches to the last step, top predators, and completing the process. अब यहाँ पे ना ये जो क्वाड्रेंट्री कंज्यूमर्स है ना, वो क्वाड्रेंट्री वर्ड हार्ड लगा मुझे, तो मैं ये बोलने का ट्राई नहीं करूँगा। मैं बोलने गया तो मैं फंबल कर सकता हूँ, इसलिए मैं जो चीज़ें मुझे पता है कि मैं ग्रीन प्लांट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्रेडेटर्स, ये वर्ड्स मेरे को क्लियर बोलने आते हैं, तो मैं जो लग रहा है उतना बोलूँगा। मैं सारा कंटेंट डालने का ट्राई नहीं करूँगा, सब कुछ बोलना ज़रूरी नहीं है। ओके, खाली टाइम जैसा मैंने कहा 30 to 35 सेकेंड्स और फ्लुएंसी मेंटेन रखना। सो ये था आपका फ्लो चार्ट। रैंडम इमेज, कई सवाल मुझे ये आते हैं कि रैंडम इमेज का मुझे टेम्पलेट दो या कुछ स्ट्रक्चर दो। रैंडम इमेज के अंदर देर आर नॉट फिक्स लाइन ऑलवेज। मैं पहले तो ये चाहूँगा कि आप रैंडम इमेज में भले एक टाइम पे आपको 25 to 30 सेकंड खाली बोलो, 5 सेकंड कम कर दो, पर खुद से बोलने का ट्राई करो, लेकिन इमेज के बारे में समझाओ, क्योंकि ये जो मैंने फिक्स लाइन्स आपको इमेज के बारे, रैंडम इमेज के बारे में दी है ना, वो इमेज किस बारे में, अगर वो ही नहीं बोला ना आपने तो मुश्किल हो जाएगा काम। ओके, तो द गिवन इमेज प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट जो टॉपिक है वहाँ पे क्लियर बताना पड़ेगा। फिर अगेन सर्कल घूमता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड टॉप, राइट हैंड साइड, राइट हैंड कॉर्नर, इन द सेंटर। मैं देखता हूँ क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ दी है, पर ऐसे में पूरा सर्कल घूम के फिर सेंटर तक जाता हूँ और फिर एक ओवरऑल ब्रीफ दे देता हूँ। ये है मेरा स्ट्रक्चर। इसको कैसे एक्चुअली यूज़ करना है देख लेते हैं। सपोज एक रैंडम इमेज दी है। द इमेज शोज अ वाइब्रेंट अंडर वाटर ओशन सीन हाईलाइटिंग मरीन लाइफ. On the left hand side, various color fishes are swimming. On the right hand side, important marine animals such as sea turtle and large fish can be seen. At the center, the main focus is a coral reef surrounded by many fishes. On the top, sunlight filters through the clear blue water. At the bottom, sea plants are visible. Bright colors and natural patterns are also shown in the image. Overall, the image effectively represents the importance of marine ecosystem. Okay, देखो ये आगे की लाइंस फिक्स है थोड़ी बहुत, लेकिन मेन है कंटेंट। रैंडम इमेज के अंदर थोड़ा कंटेंट आपको ज़रूरी पड़ेगा। इसको अगर आपको इजी करना हो तो अभी हमारे पास फ़ायदा ये हो गया है कि अपने पास चैट जीपीटी जैसी चीज़ आ गई है। आप उसके अंदर इमेज का स्क्रीनशॉट डाल देंगे और उसे कहेंगे ना कि जस्ट एक्सप्लेन मी दिस इमेज इन 10 लाइन्स, तो वो पूरी इमेज आपको कंटेंट देगा प्योर। तो वो 10 में से आप 4 लाइन याद रख लो और 4 लाइन के बाद में इस टेम्पलेट के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर आप उसे फिट कर लो, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, बट इस तरह उसे यूज़ करके, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट तो बोलना ही पड़ेगा, साथ में फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान रखना है। आपको बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ नहीं करने, कीप इट एज सिंपल एज यू कैन। आपको नई वोकेबलरी सीखने को मैं नहीं कह रहा हूँ फिलहाल, आपको मैं ये कह रहा हूँ ये बेसिक वोकेबलरी है। मरीन लाइफ, सी टर्टल, ये आपको इतना तो करना पड़ेगा। ओके, इतनी वोकेबलरी आपको सीखनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है रीटेल लेक्चर। रीटेल लेक्चर जो है वो लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करेगा। एग्जाम के अंदर मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 आएंगे। आपके पास ऑडियो ख़त्म होने, ऑडियो की लेंथ जो होगी वो 1 मिनट to 1.3 मिनट यानी 60 to 90 सेकंड तक की आपकी ऑडियो लेंथ होगी, जिसमें आपको पहले नोट्स बनानी है। आपको रफ पैड और एक टेम्परेरी मार्कर और रफ पैड, 2 टेम्परेरी मार्कर और रफ पैड दिया जाएगा और आपको नोट्स बनाने की रहेगी। उसके बाद आपको 10 सेकंड्स का प्रिपरेशन टाइम मिलेगा। वो 10 सेकंड के बाद हेडफोन में एक बीप की आवाज़ आएगी और आपको ये चीज़ बोलनी है। सो दूसरा एक सीक्रेट बताता हूँ, फ़ायदा वो आगे बताऊँगा। चलो, सो रिटेल लेक्चर जो है ना वो इस तरह स्टार्ट होगा। द लेक्चर वॉज अबाउट, जो भी आपका टॉपिक हो, मुझे ये चाहिए कि आप पहले लाइन के बाद विच बोलो, क्योंकि जनरली रिटेल लेक्चर जो स्टार्ट होते हैं ना, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वाइटल एलिमेंट। सो वाइटल एलिमेंट क्या है, उसके बाद वाली ही बात मेन है, उसके बाद ही टॉपिक बोलने वाले। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ, पर किसका इम्पैक्ट, ओके, वो आगे वाला वर्ड ही बताने वाला है। तो आगे मुझे क्या पता चला, वाइटल एलिमेंट है, इम्पैक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, वो सब पहली लाइन में पता चला है, लेकिन मेन लाइन तो उसके, मेन कीवर्ड तो उसके बाद आने वाला है। वो टॉपिक आपको पहली 2 लाइन में समझ में आ जाएगा। सो द लेक्चर वॉज अबाउट, जो भी टॉपिक हो, विच स्टार्टेड विथ अ वाइटल एलिमेंट। यहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हो, विच स्टार्टेड विथ इफेक्ट्स ऑफ इट,
यहाँ पे सेकंड में जो भी उसने पहला कहा, वाइटल एलिमेंट, इफेक्ट, वो आप सेकंड में विच के बाद बोल सकते हैं। इट बिगेन बाय एक्सप्लेनिंग, जो आपको टोटल 6 पॉइंट्स कैच करने के, पॉइंट्स यानी कि फ्रेजेस कम से कम 2 या 3। मैं चाहूँगा कि आप एक लाइन भी कैच कर पाओ तो मेरे लिए बहुत अच्छा, नहीं होता है तो आप 2 से 3, आगे मैं आपको करके भी बताऊँगा कैसे, कितनी लेंथ तक का और किस तरह से मोल्ड करके आपको यूज़ करना है। तो 6 पॉइंट आपको करने हैं। मुझे चाहिए कि आप 2 कीवर्ड भी उसके अंदर यूज़ करें। लास्ट में चाहिए इट कंक्लूडेड विद द सिग्निफिकेंस ऑफ, या ओवरऑल द गिवन लेक्चर वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव, ये लाइन भी चलेगी। ओके, ये 2 में से आप कोई भी एक लाइन यूज़ कर सकते हैं। वर्ड्स बार बार रिपीट मत करो, लेकिन टॉपिक एक बार कैच हो जाए तो टॉपिक मुझे कम से कम 4 से 5 बार आपके रिटेल लेक्चर के अंदर चाहिए। और रिटेल लेक्चर के अंदर टॉपिक वो ऑडियो में आपको कम से कम 2 से 3 बार सुनाई तो देगा ही देगा। तो आपको टॉपिक तो कैच करना ही पड़ेगा, प्योर कंटेंट है उसके अंदर, लेकिन इसको आप बेस रख के ऐड ऑन कर सकते हैं। ये जो डिस्क्राइब इमेज पहले बताया और रिटेल लेक्चर जो मैं बता रहा हूँ ना, इट इज़ अगेन टू स्कोर कंप्लीट 90 आउट ऑफ 90। ओके, ये चलेगा 90 आउट ऑफ 90 के लिए। सो यू डोंट हैव टू वरी कि इससे कम स्कोर तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। फ्लुएंसी इज़ द की इन डिस्क्राइब इमेज। रिटेल लेक्चर में थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा चाहिए होगा। चलो, एक लेक्चर है जो टॉपिक है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में। ओके, तो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस आपका मेन टॉपिक रहेगा। फिर इसके अंदर क्या क्या कीवर्ड हमें पता चल सकते हैं कि उसने क्या कहा, हमें पूरा समझना नहीं है पर हमें कीवर्ड कैच करने हैं। तो एनवायरमेंटल चैलेंजेस उसने कीवर्ड कहा, फिर इम्पैक्ट वर्ड उसने कहा है कि उसका इम्पैक्ट किसी पे होगा, फिर बाद में ग्रीन प्रैक्टिसेस कहा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोला, पब्लिक परसेप्शन बोला, दोनों में से कोई भी एक कैच करोगे तो भी चलेगा, कंज्यूमर अवेयरनेस कहा है, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा है, फिर मटेरियल, एनर्जी यूज, सप्लाई चेन, 3 ऑप्शन दिए, 3 में से एक या 2 कैच हो रहे हैं तो भी चलेगा, कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, इन दोनों में से कोई भी एक, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन दोनों में से कोई भी एक कैच होगा तो भी चलेगा, सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी का है, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन का है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का है, और इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राइविंग इन दिस पॉजिटिव चेंज। तो इंस्ट्रूमेंटल वर्ड आपका कीवर्ड इसके अंदर कहलाएगा। इतने मैंने वर्ड्स कैच किए, इसमें से आधे भी किए, लेकिन अब मैं इसे कैसे यूज़ करूँगा अपने स्ट्रक्चर के अंदर। सो सपोज मेरे को इसी को समराइज करके बोलना हो, so the lecture was about sustainable business practices, which started with the growing importance of sustainability. It began by explaining the concept of sustainable businesses, then moved on how business can reduce environmental harm, highlighting corporate responsibility. Furthermore, it was discussed that sustainable business practices create positive impacts beyond the environment. Moreover, it was also mentioned that companies adapt green practices that benefit financially, stressing its impact on public perception and long-term success. Additionally, some insights were shared such as innovation, efficient resource use, and many more. It concluded with the significance of sustainable business practices. ओके, कीप इट वेरी सिंपल। 3 से 4 बार आप टॉपिक रिपीट करो, उसे रिलेट करो कीवर्ड के साथ। आप सीधा सीधा ऐसा नहीं कह सकते इट बिगेन बाय एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, देन मूव्ड ऑन टू एनवायरमेंट, देन मूव्ड ऑन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं चलेगा। ओके, देन मूव्ड ऑन टू हाउ बिजनेसेस कैन रिड्यूस। ओके, नाम काम आराम, मुझे चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, ये मेरा 17 ग्रामर रूल्स के अंदर सबसे पहला यूनिवर्सल रूल मैंने समझाया था वीडियो के अंदर। वैसी लाइन मुझे चाहिए तब वो सही कहलाएगी। मैं ये नहीं कह रहा आप पूरी लाइन वैसी की वैसी कैच करो, आप कीवर्ड कैच करो, लेकिन वो कीवर्ड के अंदर मैं टॉपिक फिट कर दूंगा। टॉपिक अपना सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस पता चल गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कीवर्ड आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आपको खाली बीच में एक वर्ब डालना है, हाउ दिस कैन रिलेट, हाउ दिस कैन हेल्प, हाउ इट इम्पैक्ट्स, हाउ इट रिड्यूसेस, हाउ इट अफेक्ट्स, ये सारा आपका वर्ब होते हैं। ओके, ये सारे आपके वर्ब होते हैं। मेरे पास सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कैच कर रहा हूँ जो ये कीवर्ड्स हैं। ओके, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सारे आपके कीवर्ड्स हैं, ये ऑब्जेक्ट, बीच में मुझे क्या चाहिए, वर्ब। इतना कंबाइन कर लो, और ही मेंशन्ड, ही सेड, बीच में कुछ भी बोलो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन इस तरह लाइन बोलोगे, यू विल गेट गुड स्कोर इन कंटेंट। ओके, दिस इज द वे फॉर रीटेल लेक्चर। समराइज ग्रुप डिस्कशन। समराइज ग्रुप डिस्कशन के अंदर 3 स्टूडेंट्स या 2 स्टूडेंट एक फैकल्टी बात कर रहे होंगे, जिसमें 3 में से 2 मेल 1 फीमेल या 2 फीमेल 1 मेल होंगे। एकेडमिक ही टॉपिक होगा, ऐसे राइटिंग होगा या ऑनलाइन क्लासेस के बारे में होगा, या किसी को डिफ़िकल्टी हो रही होगी कोई सब्जेक्ट को लेकर और टीचर के साथ डिस्कस कर रहा होगा। यही टॉपिक्स होंगे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे, उनके ही रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। एक्सेंट इतना कुछ खतरनाक हार्ड नहीं होता है इनका, आराम से कंटेंट कैच हो सकता है। कंटेंट कैच करने के 2 तरीके, आप या तो स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3, ऐसे एक पेज में 3 नाम लिख दो, स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3। समराइज ग्रुप डिस्कशन शुरू होता है तो पहली लाइन में बोल देते हैं कि 3 स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट, उसके बाद टॉपिक दे देते हैं। तो मैं सबसे ऊपर टॉपिक का
टाइटल दे देता हूँ जो भी उसके बारे में बात करें। 2 तरीके हैं। एक तरीका टू स्कोर टिल 79, दूसरा तरीका टिल 79 यानी फ्लुएंसी भी 100% सही होगी, प्रोनाउंसिएशन भी 100% सही होगा, लेकिन 79 तक ही स्कोर आपका आएगा। दूसरा तरीका है कि कैसे उसके ऊपर हमें स्कोर जाना है। पहले हम तरीका देखेंगे हाउ टू स्कोर 79। उसमें यह तरीका है कि स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3 मैंने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। स्पीकर 1 ने जो भी कहा सब कुछ उसी कॉलम में एक साथ लिख दूँ। ओके, उसी कॉलम में एक साथ लिख दो कि स्पीकर 1 ने जो भी बातें कही, ओके, स्पीकर 2 ने जो भी बातें कही वो स्पीकर 2 में लिखूं, स्पीकर 3 ने जो भी कही वहाँ लिखूं, और जब बोलने जाऊंगा ना मैं, मुझे 10 सेकंड्स प्रिपरेशन का मिलेगा, 3 मिनट का ऑडियो होगा। तो 10 सेकंड के बाद पूरा स्पीकर 1 एक साथ खत्म करूंगा, पूरा स्पीकर 2 एक साथ खत्म करूंगा, पूरा स्पीकर 3 एक साथ खत्म करूंगा। ये सैंपल आंसर पीटी ने खुद अपनी टिप्स बुक में दे रखा है और इसी तरीके का है ये सैंपल आंसर आपके सामने अभी दिख रहा है, जिसमें उन्होंने स्पीकर 1 ने जो भी कहा वो पूरा एक साथ बोल दिया, स्पीकर 2 ने जो भी कहा वो एक साथ बोल दिया, स्पीकर 3 ने जो भी कहा वो एक साथ बोल दिया है। ओके, बट ये तरीके से फुल स्कोर नहीं आएगा। इट इज़ फॉर C1 CFR लेवल, यानी आपको टिल 79 तक जाना हो तो ये स्कोर चलेगा। आपको उसके ऊपर जाना है तो फिर आपको पैटर्न फॉलो करनी पड़ेगी, किसके बाद क्या कहा। समराइज ग्रुप डिस्कशन में अब मेरा जो तरीका है मैं लिखने का, जो मैं अपनी एग्जाम में करके आया था, उसके अंदर S1 S2 S3 स्पीकर 1 स्पीकर 2। अब पैटर्न मैंने ये नोटिस की, पहले 1 2 3 स्पीकर बोलते हैं, फिर वापस 1 2 3 बोलते हैं, फिर मिक्स हो जाते हैं, फिर 3 बोलेगा, 2 बोलेगा, फिर 1 बीच में से बोलेगा। पहले 6 तो फिक्स ही रहते हैं, उसके बाद वो पैटर्न चेंज होती रहती है। कई बार आपको स्पीकर का नाम भी बताएंगे अंदर ऑडियो के अंदर कि इसका नाम ये था। मेल फीमेल तो आपको फिगर आउट हो जाएगा वॉइस की वजह से, और 2 फीमेल हो तो 1 मेल होगा, 2 मेल हो तो 1 फीमेल होगा, ये फिक्स पैटर्न है। सो मैं स्पीकर 1 ने जो भी कहा, स्पीकर 2 ने जो भी कहा, स्पीकर 3 ने जो भी कहा, तो S1 के बाद डैश करके कंटेंट लिखता हूँ, S2 के बाद डैश करके कंटेंट लिख, S3, फिर वापस S1 S2 S3, फिर मेरे को थोड़ा सा एक्सेंट समझ में आने लग जाता है तो फिर S3 डैश S2 डैश S1 डैश। तो एक पूरा जैसे हमने बुक्स के अंदर है ना, लास्ट चैप्टर होता था कई बार है ना ड्रामा, ओके, तो जिसमें ना कैरेक्टर्स होते थे, तो ये कैरेक्टर ने ये कहा, ये कैरेक्टर ने ये कहा, तो वो फिर मैं वो कैरेक्टर फॉर्म में उसी पैटर्न में मैं पूरा पेज लिख देता था। ओके, उससे पहले भी मैंने एक तरीका सोचा था जिसमें मैं ना स्पीकर 1 बोल के एरो बनाता था कि, और पीटी ने भी ये सजेस्ट किया है कि आप एरो बना के इसने इसके बाद ये कहा, इसने इसके बाद, पर उससे जो जब प्रैक्टिकली हम करने जाते हैं तो रफ पैड में जब लिखने जाते हैं ना तो एरोज बहुत सारे हो जाएंगे। आफ्टर 6 पैराग्राफ 6 लाइन्स स्पीकर 1 2 3 1 2 3 के बाद जब मैं एरो बनाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी वो, और उसके बाद मुझे 10 सेकंड का ही तैयारी का टाइम है, जबकि मेरा पूरा पेज भर गया है। तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि इसके बाद इसने कब कहा, कहाँ क्या कहा, इसलिए फिर मैंने ईजी ये कर दिया, S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S3 S2 S1, फिर मैं ऊपर से नीचे तक बोलना शुरू करता हूँ। वो मुझे ज़्यादा ईजी तरीका लगा। ये जो सेकंड तरीका बताया दैट इज़ फॉर 90। फ्लुएंसी मेंटेन रखना, प्रॉपर कंटेंट रखना। आप चाहें तो इस टेम्पलेट या स्ट्रक्चर को बेस बना सकते हैं। So in this discussion, 3 students, 2 students, 1 faculty were discussing about highlighting the pros and cons of each. अब pros and cons of each वाली लाइन जो मैंने दी है ना, उसमें डिसाइड आप करना कि तीनों या तो बुराई कर रहे होंगे, या तो 2 बुराई कर रहा होगा, 1 अच्छा ही कर रहा होगा। जैसे 2 लोगों को ऐसे राइटिंग आता है, 1 स्टूडेंट को ऐसे राइटिंग नहीं आता, तो उस टाइम पे डिसाइड होगा कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ प्रोज बोलना है, सिर्फ कॉन्स बोलना है, या प्रोज एंड कॉन्स दोनों बोलने हैं। वो उस टाइम पे आप डिसाइड कर पाएंगे। द फर्स्ट स्पीकर हु वाज अ मेल ओपन द डिस्कशन बाय सेइंग, उसने जो भी पहली लाइन कही, ही फर्दर एक्सप्लेन दैट, उसने जो भी आगे कहा। द सेकंड स्पीकर रिस्पॉन्डेड, मेंशन्ड, एग्रीड, इनमें से कोई भी एक वर्ड, एंड सेड, फिर आपका पॉइंट, ही एडेड दैट, अगेन आपका पॉइंट, विच बिल्ट ऑन द फर्स्ट स्पीकर्स आइडिया। ये लाइन अच्छी है, विच बिल्ट ऑन द फर्स्ट स्पीकर्स आइडिया। आप कोई भी लाइन में सेकंड स्पीकर बोले तो आप बोल सकते हैं। द थर्ड स्पीकर जॉइंड इन एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन और हर ओपिनियन बाय सेइंग, जो भी उसकी लाइन है, ही एम्फसाइज दैट, अगर उसने आगे कुछ कंटिन्यू किया तो। अगर वो एक ही लाइन में रुक गया तो आपको ये ही एम्फसाइज वाली लाइन आगे नहीं यूज़ करनी। मैंने हर एक के लिए 2 लाइन दी है, पर तीनों स्पीकर 2-2 लाइन नहीं बोलेंगे। ओके, तीनों स्पीकर 2-2 लाइन नहीं बोलेंगे। एक स्पीकर ने 1 लाइन बोल दी, दूसरा स्पीकर शायद 2 लाइन बोले, तीसरा स्पीकर शायद 1 ही लाइन बोले। तो सेकंड लाइन इज ऑप्शनल, ऑलवेज सेकंड लाइन इज ऑप्शनल, फर्स्ट लाइन आपको बोलनी है। कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्पीकर, ही कंटिन्यूड बाय हाईलाइटिंग दैट, ये लाइन लिखी हुई है। ही ऑल्सो स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ, चलेगा। द सेकंड स्पीकर फॉलोड अप एंड आर्ग्यूड दैट। ओके, आर्ग्यूड वर्ड अगर उसने डिसएग्री किया तो ही बोलना, अगर आर्ग्यू नहीं सूझता तो सेड, सिंपल, ही सेड दैट या शी सेड दैट। ओके, आर्ग्यूड अगर नहीं, उसने आर्ग्यू नहीं किया, डिसएग्री नहीं किया, तो सेड दैट कर देना। द थर्ड स्पीकर एडेड, मेंशनिंग दैट,
आगे बढ़ते जाओ। ओके, राउंड 3 पे जब आप आते हैं, जब मिक्स होने वाला है, वंस अगेन अगर फर्स्ट स्पीकर ने वंस अगेन रिप्लाई दिया तो वंस अगेन बोलना, अदरवाइज आफ्टर दैट डैश स्पीकर कंक्लूडेड द स्टेंस या डैश स्पीकर सेड दैट। ओके, जो स्पीकर ने कहा, थर्ड स्पीकर या सेकंड स्पीकर, वो उस टाइम पे चूज होगा। हमें खाली राउंड 3 का ही ध्यान देना है। एक मैंने बेस दे रखा है जिसमें मैंने 1 2 3 1 2 3 1 2 3 किया है, लेकिन थर्ड पैराग्राफ के बाद उसे थोड़ा मिक्स हो जाएगा। तो आप ऑडियो सुनिए। इसको प्रैक्टिस कैसे करना, पहले तो 2 ऑडियो सुनो, कोई भी नोट्स मत बनाओ, खाली S1 S2 S3 करो नोटबुक के अंदर। अभी तो आंख बंद करके हेडफोन लगा के ये S1 ने बोला, ये S2 ने बोला, ये S3 ने बोला, फिर S1 S2 S3, अब ये S3 बीच में आया, S1 बीच में आया, S2 बीच में आया। मुझे खाली पहले तो S1 S2 S3 करके दो, कि मुझे खाली S1 S2 S3 करके दो, उसके बाद हम कीवर्ड पे जाएंगे, उसके बाद हम उनके कंटेंट पे जाएंगे, क्योंकि एक्सेंट इनकी मुश्किल नहीं आती है, बस कौन से स्पीकर ने क्या कहा ना वो आपको समझना पड़ेगा। ऐसे 3, अगर आपको स्पीकर का एक्सेंट नहीं समझ में आता है तो 3 समराइज ग्रुप डिस्कशन पहले खाली S1 S2 S3 करके प्रैक्टिस करो, उसके बाद उसमें कंटेंट ऐड करना। ओके, आपको 1 मिनट 30 सेकंड यानी 90 सेकंड तक कम से कम बोलना है। कई स्टूडेंट्स इसे 1 मिनट 20 सेकंड्स 1 मिनट 15 सेकंड्स बोल के आते हैं, वो नहीं चलेगा। 1.5 मिनट से 2 मिनट तक का आपके पास टाइम होता है। मैं कहूँगा आप कम से कम 100 सेकंड्स, ओके, यानी 1 मिनट 40 सेकंड तक आप बोल के आए, वो सबसे सूटेबल टाइम रहता है। ओके, इसका एक सैम्पल आंसर है और मैंने इसके पे भी एक वीडियो डिटेल में पहले ही बना चुका हूँ समराइज ग्रुप डिस्कशन के बारे में, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसका सैम्पल आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको एक कम्युनिटी हमने बना रखी है। आपको ये पूरी जो भी मैं आपको दे रहा हूँ विद सैम्पल आंसर, आपको उसकी PDF चाहिए हो तो आपको, हमारी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चल रही है जिसमें हमने मोर देन 2000 मेंबर्स कंप्लीट कर दिए हैं। तो आप अगर वो कम्युनिटी में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे रखी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस पर ज्वाइन होंगे। उसमें हम 1-on-1 सेशंस लेते हैं। हमने अलग अलग कंट्री के स्टूडेंट्स के साथ बातें की है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सब कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स उसमें एडेड हैं। हम उसमें डेली एक्टिविटीज़ भी रखते हैं एंड इट इज़ एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप उसके अंदर ज्वाइन होइए, उसकी लिंक नीचे कैप्शन में दे रखी है। ओके, तो डू चेक दैट लिंक। ये हो गया हमारा पूरा नहीं, एक टॉपिक बाकी है। अब ये टॉपिक इतना छोटा सा है कि इसका कभी ध्यान नहीं जाता मेरे से। एक तो रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन इज़ बेसिकली जो हम स्कूल के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते थे, समराइज ग्रुप डिस्कशन को मैं कहता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच। यानी 3 लोग बातें कर रहे हैं, मैं साइड में रह के सुन रहा हूँ, ओह ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग, अच्छा। फिर मैं घर जा रहा हूँ और घर जाके एक दोस्त को बताता हूँ, पता है वो पहला वाला क्या बोला, फिर वो दूसरे वाले ने ऐसा बोला, तीसरे वाले ने ऐसा बोला, फिर पहले वाले ने ऐसा बोला, उसके बाद ये आर्ग्यू करने लग गया। दिस इज समराइज ग्रुप डिस्कशन। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन मतलब क्या, एक सिचुएशन दी, अब डायरेक्ट स्पीच है, मैं और ये सामने कैमरा, यानी हम दोनों बातें कर रहे हैं। तेरे को पता है आज क्या हुआ मेरे साथ, तेरे को पता है तू बहुत ज़ोरदार आवाज़ करता है, तू कम आवाज़ किया कर, तेरे को पता है तेरी वजह से मुझे कितनी तकलीफ पड़ रही है, तेरे को पता है, तेरे को पता है। तो ये जो होता है ना, तेरे को पता है, तो जो सीधी बात कर रहे हो दैट इज़ रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। फैकल्टी से बात करोगे, टीचर से बात करोगे, तो सर आपसे 2 मिनट बात करनी थी, टाइम है आपके पास, ये इस तरह हम बात करते हैं। तो उसके लिए मैंने उसे 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फ्रेंड, नेबर, क्लासमेट, रूममेट। वो चीज़ें हो ना तो उसकी स्टार्टिंग की फिक्स लाइन ऐसे रहेगी, हेलो, नाम दिया हो रूममेट का, क्लासमेट का, तो वो बोलो। नहीं तो मैंने जॉन मेल दिया है तो जॉन, आगे लिखा होता है शी या ही, तो जॉन दिया है तो जॉन, जूलिया फीमेल दिया है तो जूलिया बोलो, नाम दिया तो नाम। फ्रेंड, बहुत सारे ग्रुप है तो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट, किस बारे में बात करनी है वो टॉपिक के अंदर दिया होगा। ऑल्सो आई थिंक दैट, और मुझे लगता है कि इन द एंड आई वॉन्ट टू सजेस्ट दैट, के बीच में आपको एक लाइन खुद से ऐड करनी पड़ेगी। ओके, बीच में आपको कंटेंट किस बारे में है, जैसे कोई स्टूडेंट मेरे से बुक ले गया और मुझे बुक वापस नहीं कर रहा, हेलो जॉन, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट द बुक व्हिच आई गेव यू, ऑल्सो आई थिंक दैट बुक विल बी बेनिफिशियल फॉर मी इन द अपकमिंग सेमेस्टर, इन द एंड आई वांट टू आस्क यू दैट बुक एंड प्लीज़ गिव मी एज सून एज पॉसिबल। सिंपल। ज़्यादा आपको इसमें ये मत सोचो कि मेरे को पूरे 40 सेकंड बोलना है, एकदम नेचुरल साउंड करना है इसके अंदर। डू नॉट टेक रैंडम पॉजेज, बी नेचुरल। इवन इफ यू फंबल 1 or 2 टाइम्स इन दिस, डोंट वरी, इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिकली इसे बोलने का ट्राई करो। इसको खुद से प्रैक्टिस करना है तो कोई भी सॉफ्टवेयर में से इसका टॉपिक ले लो, ChatGPT पे जाओ और बोलो गिव मी द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ शुड आई रिस्पॉन्स और आंसर दिस क्वेश्चन टू मी। ओके, तो वो सामने आपको, एंड इन ईजी इंग्लिश। ओके, आप उसको बोले इन ईजी इंग्लिश फॉर अ स्टूडेंट हु इज़ वेरी वीक इन इंग्लिश, ऐसा कुछ भी आपको
पूछना है वो बेचारा बहुत अच्छे से आपको जवाब देगा और इतने ईजी जवाब देगा, दैट विल हेल्प यू अलॉट। अदरवाइज ये स्टार्टिंग में फिक्स लाइन तो आप बोल ही सकते हो। प्रोफेसर या टीचर हो जिससे आपको बात करनी है तो हेलो सर और मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस वाइल, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर फ्यू मिनट्स, आई एम कन्फ्यूज, आई एम थिंकिंग, आई वॉन्ट सजेशन फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू नो। डिपेंड करेगा क्या चाहिए फैकल्टी से। आई वॉन्ट योर काइंड सजेशन ऑन द टॉपिक, ओके प्लीज़ रिप्लाई मी एज सुन एज पॉसिबल। सिंपल, ओके, कीप इट वेरी सिंपल। इसमें मैं बहुत ज़्यादा रटने को नहीं बोलूँगा। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में क्वेश्चन खोलो, बोलने का ट्राई करो। अगेन डायरेक्ट स्पीच है, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में तो बोल ही सकते हो ना, मेरे दोस्त बुक लेके गया है, मेरे को बुक चाहिए उससे, तो मेरे को बुक वापस कर। तो वो बुक वापस करने के लिए मैं उसे क्या कहूँगा? पोलाइट वे में बोलना, गुस्से में नहीं बोलना है, बस ये चीज़ है। ओके, सारे आंसर्स इसमें पोलाइट वे में बोल दूँगी, थोड़े से फॉर्मल तरीके से। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है कि मैं ग्रुप मीटिंग में बहुत लेट हो गया हूँ, तो मेरे को अपने दोस्तों को कहना है। तो मैं क्या कहूँगा? हेलो एवरीवन, आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड डिले इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड विच कॉजेज द प्रॉब्लम। I'll join the meeting as soon as possible and I'll make sure this never happens again. Thank you for understanding. See you all soon. Okay, simple. Respond to situation is keep it natural. Do not fumble. Just speak a little bit. Do not try to mug up many things. Already हमने बहुत सारी टेम्पलेट आगे रट ली हैं। मैं टेम्पलेट्स वैसे सजेस्ट नहीं करता हूँ, पर ये वो स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं या जिनको बहुत मुश्किल हो रहा है या थॉट्स नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए एक बेस है ये। ओके, आप अगर खुद से बोलेंगे, खुद से करेंगे, मैं ये चाहूँगा फ्लुएंसी मेंटेन हो। अगर खुद से बोलने से फ्लुएंसी मेंटेन होती है और कंटेंट ढंग का है ना, तो ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं। आई एम वरीड अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनको फ्लुएंसी ब्रेक आता है, प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो पाता है और समझ में नहीं आ पा रहा क्या करें क्या ना करें। ये तरीके तो चलने ही वाले हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं। यू कैन बी वेरी नेचुरल अबाउट थिंग्स। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो ट्राई, एक्सपेरिमेंट, लर्न, स्पीक। ओके, खत्म हो गया हमारा पूरा स्पीकिंग पोर्शन। अब बात करते हैं समराइज रिटन टेक्स्ट। समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर पीटी वांट्स कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे ना, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो पीटी आपको थोड़े ज़्यादा स्कोर राइटिंग के अंदर देगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि सर मैं ऐसे राइटिंग खुद लिखता हूँ, मैं एसएसटी खुद लिखता हूँ, समराइज खुद करता हूँ, मैं ग्रामर मिस्टेक कम ही करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक मेरी होती नहीं है, तो फिर भी मेरा राइटिंग में स्कोर कम क्यों आया? ओके, क्योंकि मैंने तो कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं किया। पर पीटी को ये चाहिए कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करें जो मतलब क्या कहें कि ऑल्दो हो गया, वाइल हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, बट, बिकॉज, ओके, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करें जो आपके वो सेंटेंस को डिपेंड बनाए दूसरे सेंटेंस पे। ओके, आपके पहले सेंटेंस को डिपेंड बनाए दूसरे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही स्टिल पास्ड। हालांकि उसने इतनी मेहनत नहीं की थी फिर भी वो पास हो गया। तो हालांकि जब भी मैं कहता हूँ, यानी मुझे आगे वाली लाइन बोलूँगा और उसमें को आगे कुछ कहना ही पड़ेगा। हालांकि उसने मेहनत नहीं की थी, इसके बाद में फुल स्टॉप तो नहीं लगा सकता ना, मुझे सेकंड लाइन बोलनी ही पड़ेगी, तो ये जो ऑल्दो के बाद वाली लाइन होती है वो डिपेंडेंट फ्रेज बन जाता है और उसके बाद जो आता है वो इंडिपेंडेंट फ्रेज बन जाता है। तो एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट जब होता है तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। दो इंडिपेंडेंट होते हैं उसे कंपाउंड कहा जाता है। जैसे आई वेंट टू द मार्केट एंड आई बॉट वेजिटेबल्स, तो मैं मार्केट गया और मैं वहाँ से सब्जियाँ लाया। तो एंड जो वर्ड है ना उसको मैं हटा के वहाँ फुल स्टॉप भी लगा दूँ ना तो चलेगा। आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट वेजिटेबल्स, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। पर जब मैं ऑल्दो यूज़ कर लूँगा, हालांकि बोल दूंगा, या मैं बोलूँ जब तुम यहाँ पे आओगे ना तब मैं तुमको मिलूँगा, तो जब बोल दूंगा तो तब बोलना ज़रूरी है। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो पीटी को चाहिए कि आप बोलते टाइम भी हो सके तो कॉम्प्लेक्स बोलो, लिखते टाइम हो सके तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का यूज़ करो। सो हम बात करेंगे समराइज रिटन टेक्स्ट की, जिसमें आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिक्स बनाना है, जिसमें मैं कहता हूँ कि आप 3 लाइंस आपको यूज़ करने की है। उसमें तरीका बताता हूँ। अगर पैसेज के अंदर सिर्फ तारीफ लिखी गई है, कोई एक टॉपिक दिया सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस जो अभी अपन ने किया, उसमें सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस की तारीफ ही लिखते गए, क्या क्या हो सकता है। जब फर्दर मोर ओवर अपन यूज़ करते हैं, यानी हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं, तब हम यूज़ करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। 2 तारीफ करनी है ना, वो ना सिर्फ ये करता था, साथ साथ में ये भी करता था। ओके, तो सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस नॉट ओनली फ़ायदा, कॉमा, बट इट ऑल्सो, फिर वापस फ़ायदा।
गेटिंग द पॉइंट। सबसे पहले लिखना है आपको टॉपिक सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस, फिर आपको लिखना है नॉट ओनली, फिर आपको लिखना है जो भी पॉइंट में फ़ायदा दे रखा हो, कॉमा बट इट ऑल्सो, फिर वापस फ़ायदा। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, कॉमा, ओके कॉमा। अब हमें कंपाउंड सेंटेंस ऐड करना है, यानी यहाँ पे मुझे फैन बॉयज, फॉर एंड नॉर बट सो येट, इसमें से कोई भी एक वर्ड यूज़ करना है। तो इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज़ करके मुझे तीसरा सेंटेंस यूज़ करना है। समराइज रिटन टेक्स्ट पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि वो 3 सेंटेंस कैसे चूज़ करने के। शॉर्ट में अभी इधर बता देता हूँ कि आपको 5 रूल याद रखने हैं। नो नंबर्स, नो नेम्स, नो कंजंक्शंस, नो डैश, के बीच में डैश दे रखा हो ना सेंटेंसेस के बीच में या वर्ड के बीच में, वो वाली लाइन नहीं लेनी है। नो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, अकॉर्डिंग टू समवन, ये लाइंस आपको नहीं लेनी है। ओके, इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें मैंने करके भी बताया कि आपको कैसी लाइन लेनी है कैसे ना लेनी। गो थ्रू दैट वीडियो वंस। अगर आपको हावेवर वाला वर्ड दे रखा है तो हावेवर को आप रिप्लेस करके यूज़ कर, हावेवर या बट दे रखा हो तो उसको आप रिप्लेस करके यूज़ कर सकते हैं ऑल्दो या वाइल। ऑल्दो या वाइल यूज़ कर सकते हैं। हावेवर, हावेवर कब यूज़ होता है? जब आप किसी के बारे में बुराई करने वाले होते हो। ओके, किसी के बारे में बुराई करने वाले होते हो, यानी पहला पॉइंट पॉजिटिव हुआ तो दूसरा नेगेटिव होगा, या पहला पॉइंट नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। जैसे एक ब्लैंक आती है, वॉल्केनोज आर फिल्ड विथ लावा गैसेस, या वॉल्केनोज आर फिल्ड विथ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, हावेवर दे आर हार्मलेस। वॉल्केनो में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है लेकिन वो हार्मलेस होती है। तो पहले में नुकसान बोला, लेकिन दूसरे में क्या कहा, लेकिन हार्मलेस होती है, यानी अब फ़ायदा बोल दिया उसका, कह रहे उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इस बीच में हाउएवर यूज़ होता है। यहीं पे ऑल्दो भी यूज़ हो सकता है, यहीं पे बट भी यूज़ हो सकता है, यहीं पे वाइल भी यूज़ हो सकता है। तो आपको इसी को ही रिप्लेस करना है, दैट इज़ कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। अब मेरे को कई लोग ये पूछते हैं कि क्या मेरे को पूरा सेंटेंस पैराफ्रेज करना है? नो नो नो, यू डोंट हैव टू पैराफ्रेज दी होल सेंटेंस, यू हैव टू चेंज सर्टेन वर्ड्स, यू हैव टू चेंज सर्टेन वर्ड्स। ओके, बस इतना ही आपको करना है। हार्मलेस की जगह नॉट डेंजरस लिख दूंगा मैं। ओके, ग्लोबल लिखा है तो उसकी जगह वर्ल्ड लिख दूंगा, थोड़े सिनोनिम, एक दो वर्ड चेंज करके। ऐसी 3 लाइन आपको यूज़ करनी है। 2 तरीके मैंने बताए, ऑल्दो वाला और नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो यूज़ करते हो, मेन लाइन लिखो, कॉमा करो, सेकंड लाइन लिखो, कॉमा करो, फैन वाइज, फॉर एंड नॉर बट सो, एंड सो बट में मैं, मेरा काम एंड सो बट में ज़्यादातर हो ही जाता है। फिर तीसरी लाइन आप लिखे, सेम इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसमें सबसे पहले टॉपिक, उसके बाद नॉट ओनली, कॉमा बट इट ऑल्सो, सेंटेंस 2, कॉमा वापस फैन बॉयज, यानी सो एंड बट में से कोई भी एक, और सेंटेंस 3, फुल स्टॉप। दैट इज समराइज रिटन टेक्स्ट। ओके, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, लेट्स इंट्रोड्यूस द एलिफेंट इन द रूम, ऐसे राइटिंग। ठीक है, ऐसे राइटिंग पे बहुत चर्चा होती है, बहुत लोग टेम्पलेट बेचते हैं, ये टेम्पलेट चलेगा नहीं चलेगा, कैसे चलेगा नहीं चलेगा। इस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि टेम्पलेट कैसे चलने वाला है, कैसे नहीं चलने वाला। ये जो तरीका आज बताने वाला हूँ वो तरीके से यू कैन स्कोर टिल 70 इन ऐसे राइटिंग, नॉट 90। अगेन आई एम सेइंग 90 के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है ऐसे राइटिंग का, सबसे पहले मैंने वही बनाया था जिसमें मैंने ये समझाया कि आपको ऐसे राइटिंग में 90 में से 90 चाहिए हो तो कैसे आएगा, 70 चाहिए हो तो कैसे आएगा। ये गारंटी है कि 0 कभी नहीं होगा, ये पक्का है कि वो 0 कभी नहीं होने वाला। तरीका समझना, मैंने ऐसे राइटिंग का एक पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, 177 वर्ड्स हैं उसके अंदर, वो फिक्स वर्ड्स रहेंगे। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन। थर्ड पैराग्राफ का खाली आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे मैंने पहला वर्ड दिया है कन्वर्सली। अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसमें आप तारीफ़ ही करने वाले हैं, तो उसमें आप कन्वर्सली वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, फर्दर मोड लिखेंगे। इतना आपको खाली चेंज करना है। सेकंड दिया है कन्वर्सली के बाद क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट, उसकी जगह आपको लिखना है अदर्स से दैट। कीप इट वेरी सिंपल, अदर्स से दैट, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट की जगह बाकी सब सेम रहने देना, चलेगा। सब ऐसे टॉपिक में ये एक स्ट्रक्चर चलने ही वाला है आपका। और 20 टॉपिक्स का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने ये बताया कि एग्जाम के अंदर ये 20 टॉपिक्स में से ही आपका फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस आने के पूरे चांस हैं। उसमें एक ही यही स्ट्रक्चर को यूज़ करके मैंने 20 टॉपिक्स दे दिए हैं। अगर आपको वो अभी तक नहीं मिले हैं तो ज्वाइन दी कम्युनिटी ग्रुप, उसके अंदर वो मैं टॉपिक्स वैसे भी शेयर करता रहता हूँ, लिंक कैप्शन में दे रखी है। ओके, ऐसे राइटिंग इज़ वेरी सिंपल। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया है, जहाँ जहाँ मैंने टॉपिक लिखा हुआ है वहाँ पे मैंने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लिखा हुआ है। मैंने 4 पॉइंट खुद से इसके अंदर ऐड किए हैं। टोटल लेंथ 251 वर्ड्स होती है। जितना बोल्ड कर रखा है उतने मेरा कंटेंट है, बाकी सारा तो स्ट्रक्चर कह लो, टेम्पलेट कह लो। इसी तरीके से लिख के आओगे, यू विल डेफिनेटली गेट दी स्कोर। ओके, और इसका प्रूफ भी है,
हमारे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट शेयर करते हैं यूजिंग दिस टेम्पलेट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, ओके, एंड इट विल वर्क इन 2026 एज वेल, ओके। आप 2026 में ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट। अब मैंने ना स्टार्टिंग में रिटेल लेक्चर में कहा था कि एक सीक्रेट बताऊंगा, यही सीक्रेट है, सेम ही चीज़ है। जो रिटेल लेक्चर में आपने याद कर लिया वही समराइज स्पोकन टेक्स्ट में लिख के आना है, वही तरीका वैसा ही लिख के आना है, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इसके अंदर वर्ड लेंथ आपको 60 वर्ड्स तक लिखने की है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ इसके अंदर, जैसे कि यहाँ टॉपिक दिया ग्लोबलाइजेशन। द स्पीकर डिस्कस्ड अबाउट ग्लोबलाइजेशन फोकसिंग ऑन more trade and talk between countries. He began by explaining business and big companies in many countries, then moved on to money systems, highlighting the split between making and using goods. The speaker also mentioned old trade, stressing its impact on the world. He further explained about global links, giving examples such as countries. In conclusion, the speaker stressed the importance of ग्लोबलाइजेशन। कि जो रिटेल लेक्चर में मैंने तरीका बताया वही तरीका आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। मैंने 68 वर्ड्स इसलिए लिखे ताकि मैं टाइप ज़्यादा करता हूँ, देखो एग्जाम के अंदर है ना, मैं टाइप ज़्यादा करता हूँ, फिर मैं ये सोचता हूँ कि इसमें मेरे मार्क कहाँ कहाँ कट सकते हैं, फिर मैं उतने वर्ड कम करता जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मुझे कम करने हो तो ही बिगैन बाय एक्सप्लेनिंग बिजनेस एंड बिग कंपनीज इन मैनी कंट्रीज, तो मैं बिग कंपनीज हटा ही दूंगा। मैं एंड बिग कंपनीज, क्योंकि एंड के आई वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो आई वेंट टू द मार्केट टू बाय फ्रूट्स। प्रूव मी रॉन्ग, वी वर्क ऑन द थियरम प्रूव मी रॉन्ग। फ्रूट्स तो लेने गया ही ना, फ्रूट्स के साथ साथ वेजिटेबल लाया, तुम्हारा क्या लेना देना उस चीज़ से, ओके। तो एक ही चीज़ उसके अंदर मेंशन रखो, ज़्यादा कैच करो लिखो कम, ओके, ज़्यादा कैच करो लिखो कम। जिसकी स्पेलिंग के लिए मैं श्योर हूँ, जिसके ग्रामर के लिए मैं श्योर हूँ, इस तरीके से यूज़ करोगे यू विल डेफिनेटली गेट दी स्कोर। समराइज स्पोकन टेक्स्ट की हमने ई बुक बना रखी है जिसमें 50 समराइज स्पोकन टेक्स्ट हमने इसी तरह समराइज करके रखे हैं। इफ़ यू वांट दैट PDF ज्वाइन दी कम्युनिटी ग्रुप। तो ये था हमारा पूरा टेम्पलेट कह लो या स्ट्रक्चर कह लो, विच विल डेफिनेटली वर्क इन 2026 इवन, ओके। लेकिन अगेन मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आपको सुपीरियर स्कोर करना हो, ओके, आपको सुपीरियर स्कोर PTE के अंदर करना हो, यानी आपको 79 के ऊपर जाना हो, आई वॉन्ट यू टू फोकस मोर ऑन रीडिंग, I want you to focus more on right from dictation, your spellings, your repeat sentence, your pronunciation, not on templates. टेम्पलेट आपको स्कोर दिला सकते हैं, सही बात है, लेकिन जो मेन स्कोर, जो कोर है PTE का, वो मेन यही चीज़ें हैं, ओके। अब रीडिंग का कई लोगों को इश्यू आता है, जिस वजह से हम रीडिंग मैराथन्स रखते हैं, जिसके लिंक हम ग्रुप के अंदर भेजते हैं, हमारे कम्युनिटी ग्रुप के अंदर, जिसमें हम लाइव रीडिंग सॉल्व करते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं। रीडिंग रातों रात नहीं सुधरने वाली है। रीडिंग के मैंने 17 ग्रामर वीडियोस दिए हैं, रीडिंग की डेली प्रैक्टिस करने की आपको, लेकिन हम उसके अंदर कुछ सजेशंस, हमें भी आज की तारीख में सॉल्व करते टाइम रीडिंग में कुछ ना कुछ नया पता चलता है। तो क्या अपडेट है, क्या नया चलता है रीडिंग में, वो सब जानने के लिए ज्वाइन दी कम्युनिटी ग्रुप, क्योंकि उसमें हम ग्रामर प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। 2026 में स्कोर आता है नीचे कमेंट में बताइएगा। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।